हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे अब साइंस, और वो भी 10th की साइंस। ठीक है, हम बहुत सारे टॉपिक धीरे धीरे करते जा रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था सक्रियता श्रेणी, यानी सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया, तुम्हारी एक जो लास्ट वाली वीडियो आई है उसमें हमने पढ़ा था सक्रियता श्रेणी। ठीक है, सक्रियता श्रेणी के बाद हमने धातु की प्राप्ति, धातु कैसे प्राप्त किए जाते हैं, प्रकृति में किस किस अवस्था में पाए जाते हैं, कुछ फ्री अवस्था में, फ्री स्टेट में, कुछ संयुक्त स्टेट में यानी कॉम्प्लेक्स अवस्था में, कंपाउंड अवस्था में पाए जाते हैं। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं धातुओं का निष्कर्षण। निष्कर्षण कैसे करते हैं, जैसे तुमने देखा है ना कि धातुएं पृथ्वी में, कुछ धातु ऐसी होती है जो अधिक रिएक्टिवली होती है, मतलब अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। वो क्या करती हैं, वो अपनी धातुओं को, यानी जो अधिक अभिक्रियाशील होती हैं वो धातुओं को क्या करती हैं, अधिक अभिक्रियाशील, अधिक रिएक्टिविटी होती हैं। ठीक है, तो वो अभिक्रिया को, ठीक है, उच्च गति से, यानी उच्च गति से करती है, और जो कम क्रिया मध्यम, यानी ऐसे समझो कि जो धातु हैं तुम्हारी, मेटल है, नॉन मेटल है, जो भी हैं, जो हमने उसको 3 श्रेणी में बांट लिया है। ठीक है, तो पहले समझो कि सारणी जो बनाई थी, वो हमने श्रेणी जो बनाई थी वो थी, सबसे पहले ऊपर के बैठा था, उसके बाद Na बैठा था, उसके बाद Ca बैठा था, उसके बाद Mg, ठीक है, Mg के बाद Al के बाद Zn के बाद Fe के बाद Rv, Pv, सॉरी, ठीक है, Pv, उसके बाद Cu, उसके बाद Ag, और उसके बाद Au। ठीक है, तो ये हमारी एक तो ये थी, जो ऊपर बैठी हैं वो सबसे अधिक रिएक्ट होती है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है, सबसे अधिक अभिक्रिया करती हैं। उससे जो नीचे बैठी हैं वो मध्यम होती हैं, और जो हो सबसे निम्न होती हैं। क्या होती हैं, निम्न। ठीक है, निम्न अभिक्रियाशील धातु है, लिख लो चाहे, निम्न अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, और दूसरी होती है तुम्हारी मध्यम अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु। और ये सबसे उच्च होती है, जो ऊपर बैठी है ना, उच्च अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, उच्च अभिक्रियाशील धातु। तो सबसे जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, सबसे ऊपर बैठी हैं, और जो मध्यम है वो बीच में बैठी हैं, और जो सबसे कम क्रियाशील होती हैं वो कहाँ बैठी हैं, सबसे नीचे बैठी हुई है। ठीक है, अब इसके आधार पर हमने धातुओं का निष्कर्षण किया। ठीक है, इसके आधार पर क्या किया, धातुओं का निष्कर्षण किया। तो सबसे पहले लिखते हैं धातुएं गैंग। पहले देखो प्रकृति में पाई कैसे जाती है, गैंग अवस्था में। पहले हेड डालो गैंग। गैंग क्या होता है, ठीक है, गैंग क्या होता है, गैंग क्या होता है। तो गैंग क्या होता है कि गैंग में जब भूपटल में रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, जो भी धातु उसमें मिक्स होके पाई जाती हैं, उसे कहते हैं हम गैंग। ठीक है, तो लिख लो, पहले लिखो पृथ्वी पर, पृथ्वी की, ऐसे लिखो, पृथ्वी की भूपर्पटी पर, यानी पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाई जाने वाली धातु में रेत, मिट्टी, कोमा पत्थर, पत्थर भी लिख सकते हो, कंकड़, कंकड़, कंकड़ लिख लो,
कंकड़ आदि अशुद्धियाँ पाई जाती है। लिखो कंकड़ आदि अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। आदि अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसे गैंग कहते हैं। इसे गैंग कहते हैं। ये आता है 1 नंबर में अलग से लिखने को, तो गैंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो गैंग क्या है? गैंग वो धातु होती है जो पृथ्वी पर मिट्टी, कंकड़, पत्थर सभी के साथ पाई जाती है, उसे कहते हैं हम गैंग। ठीक है, अब गैंग को अलग करने के लिए इसको धातुओं में से इनको गैंग को यानी इसकी अशुद्धियों को अलग करने के लिए क्या करते हैं हम? धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। क्या करते हैं? धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। और वो धातुओं का निष्कर्षण होता है 3 टाइप से। एक होता है निम्न अवक्रियाशील धातुओं का, दूसरा होता है मध्यम अवक्रियाशील धातुओं का, और तीसरा होता है उच्च अवक्रियाशील धातुओं का। ठीक है, तो निष्कर्षण में लिखो, हेडिंग डाल लो, धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी धातुओं का क्या है? ये निष्कर्षण है। ठीक है, अब निष्कर्षण में क्या है? तो सबसे पहले देखो, पहले थोड़ा इसमें लिख लो कि धातुओं का निष्कर्षण के लिए सक्रियता श्रेणी में रखी धातुओं को 3 श्रेणी में बांटा है, या 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में बांटा है। ठीक है, नंबर 1 डालोगे, नंबर 1 लिखोगे निम्न अवक्रियाशील धातुएं। पहले लिखो निम्न अवक्रियाशील धातुएं। निम्न अवक्रियाशील धातुएं। ठीक है, तो वे धातुएं जिनकी अवक्रियाशीलता कैसी होती है? कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, उन्हें कहते हैं निम्न अवक्रियाशील धातुएं। दूसरी लिखो मध्यम अवक्रियाशील धातुएं। ठीक है, तीसरी लिखो उच्च अवक्रियाशील धातुएं। उच्च अवक्रियाशील धातुएं। तो ये क्या थी? निम्न अवक्रियाशील धातुएं, और अब क्या है? उच्च अवक्रियाशील धातुएं। ठीक है, तो ये धातुओं को हमने 3 भागों में बांट लिया है। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? उच्च अवक्रिया यानी निम्न अवक्रियाशील धातुएं। ठीक है, जिनकी अवक्रियाशीलता कैसी है? निम्न है, उनका हम निष्कर्षण पहले करेंगे। ठीक है, तो लिखो इसमें सबसे पहले ये रफ करो, इसे रफ कर लेते हैं, ये नोट करते जाना। ठीक है, इसे रफ करके धातुओं का निष्कर्षण जो हेडिंग चल रही है, ये 3 प्रकार की थी,
तो सबसे पहले लिखेंगे निम्न धातुओं का निष्कर्षण। निम्न अविक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, ठीक है। अब लिखोगे इन धातुओं का निष्कर्ष करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो लिखो इस प्रकार की धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए ठीक है, करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब क्या है, देखो सबसे पहले इसमें निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं फेल-पिलवन विधि। ठीक है, तुमने पढ़ी होगी, ज़्यादातर चाहे पढ़ चुके होगे। उसमें क्या लेते हैं हम, फेल-पिलवन विधि। कौन सी लेते हैं, फेल-पिलवन विधि। ठीक है, तो फेल-पिलवन विधि में क्या करते हैं हम, पहले हेडर डालो, उसके बाद डायग्राम बनाते हैं। तो लिखो फेल-पिलवन विधि। ठीक है, फेल-पिलवन विधि। अब इस विधि में क्या है, जैसे Cu है तुम्हारा, जिंक है, ये इनके ऑक्साइडों का, जो ऑक्साइड बनाते हैं ना, सल्फाइड बनाते हैं ना, इनके सल्फाइडों का इस विधि में संदरण यानी सल्फाइडों का अस्कीकरण यानी निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले बनाते हैं हम विधि। ठीक है, इसमें लिखेंगे कैसे विधि में, देखो सबसे पहले हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा नीचे बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा हल्का सा नीचे बनाते हैं, यहाँ बनाओ ऐसे डायग्राम। ये हमने टैंक लिया, क्या किया, एक बड़ा सा टैंक ले लिया। ठीक है, इस टैंक में हमने बारीक पिसा हुआ कौन सा, अयस्क लिया, बारीक पिसा हुआ अयस्क भर लिया, जो जल में मिला हुआ था। कैसा था, जल में मिला हुआ अयस्क। अब यहाँ से हमने क्या किया, ठीक है, यहाँ से हमने इसमें वायु प्रभावित की, क्या, वायु की धारा, वायु को प्रवाहित किया। अब इसमें ये क्या जा रही है, वायु जा रही है, वायु के बुलबुले जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या जा रहा है, इसमें वायु के बुलबुले जा रहे हैं। जब वायु के बुलबुले इसमें जाते हैं तो क्या होता है, इसमें यानी चीड़ का तेल, इसमें क्या रखा जाता है, इसमें जो सल्फाइड होते हैं उनका अयस्क यानी उनको रखा जाता है। और किसके सल्फाइड होते हैं, Cu, Zn और
पीवी के, ठीक है। अब क्या है इसमें, जैसे ही इसमें हम चीड़ का तेल डालते हैं, चीड़ के तेल डालने के बाद इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ से वायु प्रभावित करते हैं, और वायु प्रभावित जैसे ही करते हैं तो इसमें से बुलबुले निकलते हैं, ठीक है। ऐसे ये बुलबुले क्या निकल रहे हैं, ये बुलबुले निकलते हैं। ये बुलबुले यानी जो धातु होती है उसके साथ आते हैं, ये बुलबुले किसके साथ आते हैं, धातु के साथ आते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे अयस्क, ठीक है, सल्फाइड युक्त अयस्क, ये कौन सा हो जाएगा, अयस्क, कौन सा बच्चा, सल्फाइड युक्त अयस्क, ठीक है, सल्फाइड वाला ये अयस्क हो जाएगा। ये हमने निकाला था इसको, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर फिर जैसे ये झाग होता है ना, तो ये क्या होता है कि यहाँ पर जो अशुद्धियाँ होती हैं वो भारी होने के कारण पानी के तले पर बैठ जाती है। कहाँ बैठ जाती हैं, जो टैंक में जो जल होता है उसके तल पर बैठ जाती है जा कर के, ठीक है, तल पर जा कर के बैठ जाती है। तो इन्हें लिखेंगे हम अशुद्धियाँ, क्या लिखेंगे, जो ये होती है ना इन्हें लिखेंगे अशुद्धियाँ, अशुद्धियाँ, ठीक है। ये क्या है, हमारी अशुद्धियाँ हैं, जो उसमें घुली हुई थी ना वो अशुद्धियाँ हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कैसे कि इस विधि द्वारा CuZn बी, ठीक है, इनके सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इसे पृथक करने के लिए, ठीक है, इनको पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले क्या कहते हैं, अयस्क को हम बारीक रूप से पीस लेते हैं। क्या करते हैं, अयस्क को बारीक रूप से पीस लेते हैं, और बारीक रूप से पिसे अयस्क को एक बड़े टैंक में, ये हमने टैंक बना लिया, ठीक है, एक बड़े टैंक में, किसमें, एक बड़े टैंक में जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ मिलाकर, ठीक है, मिलाकर एक विलयन या जिसे करदर भी बोलते हैं, करदम, क्या बोलते हैं इसे, करदम भी बोलते हैं, जो बन जाता है पदार्थ, ठीक है, करदम बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके बाद इसमें चीड़ का तेल डालते हैं, किसका, चीड़ का तेल या यूकेलिप्टस कुछ का, किसी का भी तेल हो सकता है, ठीक है। इसका तेल डालने के बाद फिर इसमें वायु की धारा, ऊपर से क्या करते हैं, वायु की धारा प्रभावित करते हैं तीव्र गति से, यही लिखना है जो मैं बोल रही हूँ ना, यही लिखना है। ऊपर से फिर हम वायु धारा तीव्र गति से धारा प्रभावित करते हैं, जिससे क्या होता है, ये सल्फाइड अयस्क होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। यहाँ सल्फाइड और लिख दो, सल्फाइड लिख दो, सल्फाइड, ये क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। ऊपर आ जाने से क्या करते हैं, हम इनको ऊपर ऊपर भर लेते हैं, और फिर भरने के बाद इनको सुखा के हम अलग कर लेते हैं। अब रह जाती है हमारी अशुद्धियाँ, ठीक है। अशुद्धियों में क्या है, अशुद्धियाँ जो जल के साथ घुलकर क्या होती हैं, जल के साथ घुलकर ये कहाँ बैठ जाती है, तली पर बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है तली पर, ठीक है। अशुद्धियाँ क्या होती हैं, जल के साथ घुल करके कहाँ बैठ जाती हैं, तले पर बैठ जाती है। इस प्रकार हमारा शुद्ध अयस्क यानी शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इस विधि में लिखो सबसे पहले, यह विधि पहले लिखो यहाँ, यह है विधि किसके लिए, सल्फाइड अयस्क, ठीक है। यह है विधि सल्फाइड, ठीक है, यह विधि सल्फाइड अयस्क, कोष्टक में लिख दो जैसे CuZn PV को गैंग से, गैंग मतलब अशुद्धियों से, गैंग से पृथक, गैंग से पृथक करने के लिए, गैंग से पृथक करने के लिए, करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, प्रयुक्त की जाती है, ठीक है, क्या की जाती है, प्रयुक्त
की जाती है। ठीक है, किस विधि को? इस विधि को। अब सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो हमारा अयस्क होता है उसको हम बारीक पीस लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बारीक पीस लेते हैं। तो पहले लिखो, इस विधि में लिख लो, इस विधि में बारीक बारीक, ठीक है, बारीक पिसा अयस्क एक बड़े टैंक में ठीक है, बारीक पिसा हुआ अयस्क जो बारीक लिया था हमने, इसमें एक बड़े टैंक में जल के साथ मिलाकर करदम भी बोलते हैं इसे, करदम या विलयन, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, करदम तैयार कर लेते हैं या बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तैयार कर लेते हैं। फिर इसमें ठीक है, तैयार कर लेते हैं। फिर इसमें क्या होगा? अब फिर इसमें चीड़ का तेल, किसका तेल? चीड़ का तेल, चीड़ या यूकेलिप्टस कुछ भी हो सकता है। चीड़ का तेल डालते हैं, चीड़ का तेल डालते हैं। ठीक है, चीड़ का तेल डालते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? हम इसमें वायु प्रभावित करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? वायु। उसके बाद हम इसमें वायु की धारा प्रवाहित करते हैं। वायु की धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? वायु की धारा प्रभावित करते हैं। तो जो सल्फाइड अयस्क होता है वो बुलबुले के रूप में ऊपर आ जाता है। तो लिख दो आगे, तथा सल्फाइड अयस्क बुलबुले के रूप में ऊपर आ जाता है, बुलबुले के रूप में क्या हो जाता है? ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, जब ऊपर आ जाता है तो हम क्या करते हैं? फिर इसको पानी के साथ यानी जल के इसके साथ अलग कर लेते हैं, बुलबुलों को अलग कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर आ जाता है तो अयस्क के बुलबुले को ठीक है अलग कर लेते हैं, अलग कर सुखा लेते हैं। ऐसे लिखो लो, अलग कर सुखा लेते हैं, अलग कर सुखा लेते हैं। ठीक है, अलग करके क्या कर देते हैं? सुखा लेते हैं। तथा गैंग की अशुद्धियाँ
गैंग की अशुद्धियाँ टैंक में, गैंग की अशुद्धियाँ टैंक में नीचे बैठ जाती हैं, नीचे बैठ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? बैठ जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है कि जैसे ही हम इस प्रकार ये हमारा शुद्ध पदार्थ प्राप्त हो जाता है। यानी क्या है कि जैसे ही हम धातु का निष्कर्षण करते हैं, जो हमारी निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उनको क्या करते हैं, उनके सल्फाइड लेते हैं। सल्फाइड लेके सबसे पहले हम फेन पिलवन विधि का प्रयोग करते हैं। फेन पिलवन विधि, इसमें क्या होता है कि इसमें जल, ठीक है, जल लेते हैं और जल के बाद क्या लेते हैं हम, जल, और हमारा क्या होता है ये धातु की जो बारीक पिसी हुई बारीक आइस जो होता है हम उसको क्या करते हैं, बारीक पीस लेते हैं। बारीक पीस करके फिर हम इसको क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं। किसमें मिलाते हैं? जल में मिलाते हैं। ठीक है, जल में मिलाने के बाद क्या करते हैं, फिर हम इसमें चीड़ का तेल मिलाते हैं। यही सब कुछ लिखना है।